हाँ बच्चों, सभी बच्चे बताएं क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है पूरी तरह से? सभी बच्चे बताएं ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही भाई बच्चों, बताइए। यस। हम्म। मस्त 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 मस्त, जबरदस्त जबरदस्त, यस। हम्म। जबरदस्त। हम्म। बहुत सही। शिवम कह रहा बहुत खराब, क्या हो गया है भाई तुम्हें, बताओ भाई शिवम। हाँ शाहिद खान, बेटा बताओ क्या तुम्हें दिक्कत आ रही है? शाहिद खान, कोई दिक्कत है तुम्हें किसी बात पे? शिवम कह रहा है सर काम करना पड़ता है घर में। अब यार ये सब चीजें तो चलती रहती है, घर में काम तो हो गई है ना। अब आप उसको मैनेज करना पड़ता है, ये तो चीजें चलती रहती हैं, देखो मैनेज करना पड़ता है। देखो जो जलेगा, जो तपेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, ठीक है, जो अच्छी प्लानिंग के साथ जुनून के साथ कंटिन्यूअस मेहनत करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। और ये समस्याएं सबके साथ आएंगी। किसी को घर का काम करना पड़ता होगा इसलिए टाइम कम पड़ेगा, किसी को क्या करना पड़ेगा, उसकी तबीयत खराब हो जाती है इसलिए टाइम कम पड़ेगा, किसी को अपने पापा की दुकान पे बैठना पड़ता होगा इसलिए काम टाइम कम पड़ेगा, किसी को पढ़ाई करने के लिए खुद ट्यूशन पढ़ाने पड़ते होंगे इसलिए उसका टाइम कम पड़ेगा। तो हर एक के पास अलग अलग एक वो हो सकता है मोटिव, मगर सबके पास कोई ना कोई परेशानी होगी। उन सभी से आपको निपटना पड़ेगा, उन सभी से आपको ये सीखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करें और किस तरह से प्लान बनाएं कि हम सक्सेस हो पाए और नीट में सिलेक्शन ले पाए, नीट में सिलेक्शन ले पाए। तो ध्यान रखना, समस्याएं आएंगी और वो तुम्हें डिमोटिवेट भी करेंगी, वो तुम्हें रोकेंगी तुम्हारे सिलेक्शन तक पहुंचने से। और वो समस्याएं किसके किसके फॉर्म में आ सकती हैं? तुम्हारे दोस्त के फॉर्म में आ सकती हैं जो तुम्हें बिगाड़ सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी बीमारी के फॉर्म में आ सकती हैं, ठीक है, या तुम्हारी इस तरह से कि घर का काम करने में टाइम निकलता है इसके फॉर्म में आ सकती हैं, या कोई रीजन। इन सभी समस्याओं से बच्चों आपको लड़के बाहर निकलना ही होगा, बाहर निकलना ही होगा और अपने जुनून पर लगना होगा जो नीट है और उस पर सिलेक्शन पाना होगा। तो ये काम हम लोगों को करना ही पड़ेगा, चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो। जो भी सक्सेस है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिसने भी कुछ अचीव किया है, उन सभी लोगों ने हर तरह की प्रॉब्लम को फेस किया है। हमको सिर्फ उसकी सक्सेस नजर आती है मगर उसकी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। विराट कोहली है तो 18 साल आईपीएल जीतने में लगे, तो हर साल वो डिमोटिवेट होता होगा, हर साल वो सोचता होगा कि मैं इतना परफॉर्म करता हूं मगर फिर भी टीम जीत नहीं पा रही है, मगर हर साल अपने को मोटिवेट कर फिर से वो उस जंग में शामिल होता है और एक ना एक दिन वो उसको अचीव करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके साथ भी यही है। पूरा साल बहुत बड़ा समय है, पूरा साल बहुत बड़ा समय है। हाँ अक्षय बेटा बताओ क्या कह रहे हो? सौरभ बेटा ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि बायोलॉजी पढ़ने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है तो यार ये बहुत गलत बात है ना। सबसे जल्दी बच्चा बायोलॉजी पढ़ पाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने में समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इन कंपेयर टू बायोलॉजी। और यदि आप बायोलॉजी में ही सारा टाइम खत्म कर दोगे तो फिर बड़े बड़े सब्जेक्ट कब देखोगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हाँ तो सब लोग रेडी हैं? तो देखो सारे बच्चों को मैं एक बात बता देता हूं फिर क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट, जो बच्चे बैच में नए आ रहे हैं क्योंकि अभी बैच स्टार्ट ही हुआ है,
तो जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं वो पहली क्लास से लेक्चर देखें या दूसरी क्लास से लेक्चर देखें, ठीक है, पहली क्लास से लेक्चर देखें या दूसरी क्लास से लेक्चर देखें, मतलब पीछे वाले लेक्चरों को भी देखते रहे और लाइव सेशन भी देखते रहे। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप क्लास में आओ उससे 10 मिनट पहले लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लो, उसके सीएसडी रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको पता है डेली टेस्ट होता है। हम लोग क्लास में सबसे पहले 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं जो पिछली क्लास में पढ़ाया है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास में पूरे क्लास के नोट्स बनवाते हैं, साथ साथ में क्लास के शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, फार्मूला नोट्स, ये सब कुछ हम लोग सीएसडी में बनवा देते हैं, मतलब आपके शॉर्ट नोट्स भी बनवा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और फिर 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। इसके बाद भी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको मैं इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इस चैप्टर में किस किस तरह के नए टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा, मतलब कवच वाला लेक्चर। मगर ये सारी चीजें बच्चों तभी रिजल्ट में कन्वर्ट होंगी जब आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करोगे, आप भी ये सारे काम करोगे। मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि जो बताया जाएगा, जिस तरह से पढ़ाया जाएगा, वही सारे कॉन्सेप्ट पेपर में लगेंगे और उनको तुम सॉल्व भी कर पाओगे यदि हमारे साथ लगे रहे। और इस बात को मैं आपको कह रहा हूं कि केमिस्ट्री की वजह से आप में से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं इस बार पूरी फिजिकल भी पढ़ा रहा हूं, इस बार बैच में पूरी ऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा हूं और इनऑर्गेनिक भी आपको किसी ना किसी बैच में पढ़ा ही रहूंगा। मान लो इस बैच में नहीं पढ़ा रहा हूं तो अगले बैच में पढ़ा रहूंगा, या यूट्यूब पे पढ़ा रहूंगा, या कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो पूरी केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा। और एक बात का मैं जरूर कहता हूं कि यदि मैंने पढ़ाया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पेपर चाहे जैसा आए, इजी आए, लेंदी आए, टफ आए, चाहे जैसा आए, केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर करोगे और अपनी सीट को पक्का कर पाओगे। मगर मुझे सिर्फ इतनी आपकी तरफ से इतना वादा चाहिए, इतना प्रॉमिस चाहिए कि सर हम आपके साथ लगे रहेंगे, जो जो आप कहोगे हम उसको फॉलो करेंगे, जो जो आप कहोगे हम उसको फॉलो करेंगे। बाकी मैं आपको दिसंबर तक आते आते इतनी तरह की प्रिपरेशन, इतने तरह के नोट्स और इतनी तरह के क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके उसके बाहर जाना मुश्किल है क्वेश्चन का। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। और इस संडे टेस्ट है, सारे बच्चे टेस्ट में जान लगा के टेस्ट का देंगे। इस संडे को टेस्ट है, टेस्ट में क्या आ रहा है मैं बता देता हूं। आपको हर संडे टेस्ट देना है। टेस्ट का सिलेबस मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। टेस्ट का सिलेबस है मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मोल, एवरेज, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ये टेस्ट का सिलेबस है जो संडे को हो रहा है। ये टेस्ट का सिलेबस है। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 आधार टेस्ट है। अभी आपका आधार टेस्ट है। आधार टेस्ट हमारा माइनर टेस्ट है। इसमें आपके पास आधार टेस्ट नंबर 1 है, ये माइनर टेस्ट है, अभी शुरुआत है तो माइनर टेस्ट है। माइनर टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन फिजिक्स और 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, मतलब 25 जूलॉजी, 25 बॉटनी, ठीक है, आधार टेस्ट। मगर मैंने इसके क्वेश्चन अच्छे से डिजाइन किए हैं, इजी भी हैं, टफ भी हैं और लेंदी भी है। तो आप इसको दीजिएगा। अभी स्टार्टिंग है तो एकदम नॉर्मल टेस्ट लेके हम लोग चल रहे हैं। आधार टेस्ट नंबर 1 ये संडे को होगा, ठीक है। यस, 360 नंबर का होगा, 90 मिनट टाइम होगा। सब कुछ आधा आधा कर दिया है तो टाइम भी आधा कर दिया है, ठीक है। चलो अब सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं टेस्ट के लिए। सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं टेस्ट के लिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है टीएसडी का। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है टीएसडी का, टीएसडी नंबर 1। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टीएसडी नंबर 1,
सारे बच्चे टीएसडी नंबर 1 पहले क्वेश्चन का जवाब दें। यस। अरे साहिल, इलू टीलू मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चंचल, क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। यस। यस। आपको कोई बुक नहीं लेनी है एनसीईआरटी की, मैं खुद दूंगा। एनसीईआरटी का असाइनमेंट मैं खुद दूंगा, आपको कुछ नहीं लेना है। आपको जो खरीदना होगा मैं बता दूंगा। आपके लिए बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मगर अभी रिवील नहीं करूंगा क्या कर रहा हूं। जब तो आपको अभी मार्केट से कुछ नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्लास के करने हैं, डीपीपी करनी है, यही सब करना है। ठीक है, बताइए आंसर। हाँ, सारे बच्चे आंसर दें। मास परसेंटेज ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर इज 39.24, 60.75। कैलकुलेट इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो भाई इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फार्मूला जो होता है वो एटम के मोल का रेशियो होता है। क्या होता है? एटम के मोल का रेशियो। तो भाई इस कंपाउंड में कौन से दो एटम है? एक एटम है फास्फोरस, एक एटम है सल्फर। फास्फोरस कितना है? 39.24 और सल्फर कितना है? 60.75। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? एटम के मोल का रेशियो। तो मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास क्या बनेगा? मोल। मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 31, 32, ये क्या बन गया? मोल। अब बस इसका रेशियो निकालना है। तो अब आप इसका रेशियो निकाल दो। अब आप इसका रेशियो निकाल दो। तो 31 एकम 31 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आया 1.26। अब इसको कर लो 60.75 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आया 1.89। अब देखो, मोल के रेशियो को इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो यार ये मोल का रेशियो तो आ गया, मगर ये होल नंबर नहीं है। मोल का रेशियो कैसा होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए और सिंपलेस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा होना चाहिए। तो होल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? जो वैल्यू सबसे छोटी हो उसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो जो वैल्यू सबसे छोटी है उससे डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया और ये 1.5 आ गया। अभी भी होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर बनाने के लिए क्या करो? एक मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये होल नंबर बन जाए। तो ये देखो ऐसे होल नंबर बने 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो फास्फोरस कितना है? 2। सल्फर कितना है? 3। तो इस तरह का इंपीरिकल फार्मूला आ रहा है। इस तरह का इंपीरिकल फार्मूला हमारा आ रहा है। यस, इस तरह का एक इंपीरिकल फार्मूला हमारा आ रहा है, ये देखिए। यस। यस, कल मैंने पढ़ाया था इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। कल मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी और ये क्वेश्चन भी कराया था, मगर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। कल इसकी लैंग्वेज अलग थी, आज मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज करके दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। कल इसकी लैंग्वेज अलग थी। अब ये क्वेश्चन दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। टीएसडी नंबर 2, टीएसडी नंबर 2, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड AB2। सेलेक्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। सेलेक्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। जल्दी निकालिए सारे लोग, 1 सेकंड में आया, पानी की बोतल लेके आ जाओ।
आंसर बताइए। यस यस यस। यस। तो देखो बच्चों, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल, है ना? तो देखो, इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या है? ए बी, और हमारा इंपीरिकल फार्मूला क्या है? ए बी टू। तो ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। इसका इंपीरिकल फार्मूला बनाओ ए बी टू, और ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? एटम के मोल का रेशियो, और वो रेशियो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, एक्चुअल नहीं। तो जब इसको मिनिमम करोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो एक आंसर तो ये है। इसको बनाओ, ये पहले से ही मिनिमम है, इंपीरिकल फार्मूला सेम नहीं है, नन भी नहीं है। तो आंसर क्या है? सी। और बच्चे जिद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन और करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि आज टीएसडी में 3 क्वेश्चन करेंगे, है ना? यार तुम लोग जो है ना रहता फैलाते हो ना, नीरज, है ना, श्वेता, ये अच्छी बात नहीं है कि एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, है? लो भाई, आज जो क्वेश्चन देने वाला हूं, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है नीट 2023 के पेपर में। ये नीट 2023 का पेपर है, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था। एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना। व्हाट इज द इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो आप इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं निकालना सिखाऊंगा, या फिर इसको छोड़ दो, अभी हम लोग करते हैं, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा दिया है मगर निकालने का क्वेश्चन नहीं कराया है। तो अभी इसको छोड़ दो, हम लोग करेंगे, ठीक है? दोनों लोग मिलके करेंगे। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी हम लोग मिलके करते हैं, ठीक है? अभी मिलके करते हैं, क्योंकि कल मैंने जो है आपको अच्छा हाँ, नंबर तो पूछ लूं यार, नंबर तो पूछ लूं किसने कितने सही किए। इस क्वेश्चन को बच्चों अभी हम लोग करेंगे। अब आप लोग रिजल्ट बताएं, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? सब लोग अपना अपना रिजल्ट बताइए, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? 2 क्वेश्चन में से किसके कितने सही हैं? 2 क्वेश्चन में से किसके कितने सही हैं? 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 2, 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 2। हाँ, एक आध बच्चों के 1 है, बाकी बच्चों के 2 हैं, है ना? और एक बच्चा है आदर्शी, 1 मिनट रुक जाओ, कमेंट भाग गया ऊपर, इतनी तेजी से भाग रहा है ऊपर। अरे यार बहुत ऊपर निकल जाता है, 2 मिनट रुक जाओ तो नहीं पता चलेगा वो कमेंट कहाँ चला गया। एक बच्चा है जिसने 0 लिखे हैं। हाँ, ये आया, आदित्य नाम है शायद, वो लिख रहा है बेचारा, मगर बार बार उस सर्वर से ऊपर भाग जाता है ना? हाँ, प्रजापति, ठीक है। प्रजापति बेटा, तुम पहले अपना ये बताओ कि आपके 0 क्यों है? क्या आपकी आज पहली क्लास है, या कल वाली क्लास आपने अटेंड नहीं की थी, या तुम मक्कारों के बादशाह हो, क्लास भी अटेंड की थी, सब कुछ किया था, मगर फिर भी 0 आ रहा है? प्रजापति, आप ऐसा क्यों है कि आपके 0 नंबर मिल रहे हैं? मतलब दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। प्रजापति, विवेक, आप भी अपना रीजन बताओ। विवेक के भी 0 है, बाकी सबके या तो 1 है या 2 है, ठीक है? मैक्सिमम बच्चों के 2 है, 2 आउट ऑफ 2, तो ये तो अच्छी बात है। प्रजापति और विवेक, आप 2 लोग ही हो जिनके 0 हैं, तो आप दोनों लोग अपने रीजन बताएं कि क्या दिक्कत आई है, या क्लास में अभी एंट्री की है? हाँ, कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। रिवीजन नहीं किया है तो अच्छी बात है। रिवीजन देखो, आप जब रिवीजन ना किया करो ना विवेक, तो क्या किया करो, मम्मी को दे दिया करो रिवीजन करने को, पापा को रिवीजन करने को दे दिया करो, दीदी को रिवीजन करने को दे दिया करो। जरूरी थोड़ी है कि यार सब कुछ तुम ही करोगे, है ना? मम्मी ने रिवीजन कर लिया, पापा ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, दीदी ने लेक्चर देख लिया, है कि नहीं? और तुम क्या करना, जो तुम्हारा इलू टीलू हो उसको बता देना कि तुम नीट का पेपर दे आना। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन वर्दी पहन के तुम खड़े हो जाना कि नहीं, मैंने मेहनत की थी और मैंने दिन रात एक किया, मैं क्या क्या, है ना, दिन रात एक किया मैंने, मैं क्या है ना,
किसकी रोशनी में पढ़ता था? जो मेरे गली में ना एक खंबा था, उसके ऊपर जो बत्ती जलती थी, उसकी रोशनी में मैं पढ़ता था। और मैंने 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ाई की है, तब जाके मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। उस समय तुम आ जाना ये सब स्टेटमेंट देने के लिए, है कि नहीं? उस समय तुम आ जाना, हाँ, उस समय तुम आ जाना। ठीक है। ठीक है भाई, रिवीजन तुम्हें ही करना होगा। अब तुम रिवीजन अभी से छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा यार? अभी से छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? अभी तो यार शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही तुम्हारा जोश जुनून ये सब गायब है, शुरुआत में ही गायब है। आप देखना पूरे साल में कितना दिन ऐसा होगा कि सर्वेश दीक्षित क्लास छोड़ देगा, मतलब वो क्लास में नहीं आएंगे या वो कहेंगे कि आज छुट्टी है। पूरे दिन में, पूरे साल में देख लेना आप कि वो कहें कि नहीं यार आज छुट्टी है, आज मैं बीमार हूं, या कोई ऐसा है। पूरे साल में देख लेना, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 0। मेरे पास भी समस्याएं होंगी जो तुम्हारे पास होंगी, मैं भी बीमार पड़ूंगा, मेरे को भी बहुत जरूरी जरूरी काम आएंगे, मगर क्लास मिस नहीं होगी, क्लास मिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा पहला रूल है कि क्लास लेनी है, मतलब लेनी है। जब तक आप अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे और अपने रूल टाइट नहीं करोगे, आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आप क्या है, कभी क्लास लीव करोगे कि अरे चलो रिकॉर्डेड देख लेते हैं, अरे कल रिवीजन कर लेंगे, अरे कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं, आपको रूल बनाने होंगे और उनको पूरी ताकत से फॉलो करना होगा। आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप नोट करना शुरू कर दो, पूरा साल है, मैं भी इंसान की प्रजाति में पाया जाता हूं, तो मैं भी बीमार पड़ूंगा, मेरे घर में भी लोग हैं, तो मुझे भी बहुत इमरजेंसी काम आएंगे, है ना? बहुत सारी चीजें होंगी, मगर देख लेना पूरा साल निकल जाएगा मेरी तरफ से क्लास, जो सिर्फ मेरी तरफ से मिस हो, या तो 1 होगी या 2 होगी या 0 होगी। अब मान लो नेट अचानक बंद हो जाए, वो क्या है, मेरी उसमें नहीं आता है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मगर ये सब रेयर होगा। और इवन क्लास भी लेट रेयर चालू होगी, मेरी क्लास भी कभी लेट नहीं चालू होगी, 5 मिनट के अंदर चालू हो जाएगी। 8:30 की क्लास है तो 8:30 से लेके 8:35 के बीच में चालू हो जाएगी। भाई इंसान मैं भी हूं, मगर मुझे यह पता है कि आप किसी काम को जब ईमानदारी से करोगे, पूरे हार्ड वर्क के साथ करोगे, पूरी प्लानिंग के साथ करोगे, तभी सक्सेस मिलेगी। लापरवाही में करेंगे तो सक्सेस थोड़ी मिलेगी घंटा। क्लियर है? तो सारे लोग लेक्चर को, यार तुम 5 मिनट बाद एंट्री लो, बैच में तुम एंट्री पहले क्यों ले रहे हो? तुम 5 मिनट बाद लो, पहले तुम रिवीजन कर लो, और रिवीजन करने के बाद एंट्री लो, और शुरुआत से लेक्चर देखो, शुरुआत से लेक्चर देखो, और सब लोग रिवीजन करके आओ। भाई ये बातें मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपको बुरी लगेंगी कि यार सर्वेश सर डांटते बहुत है, सर्वेश सर डांटते बहुत है। अरे भाई मैं डांट सिर्फ इसलिए रहा हूं कि तुम सही रास्ते पे चलो, सेलेक्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम में से कोई 1 साल की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई दूसरे साल में ड्रॉपर है, कोई तीसरे साल का ड्रॉपर है, कोई चौथे साल का ड्रॉपर है। तो इसका मतलब टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे होगे, तभी तो टाइम लग रहा है। तो उन गलतियों को हम सुधारेंगे नहीं तो सेलेक्ट कैसे होंगे? और यही छोटी छोटी गलतियां हैं कि हम रिवीजन में भागते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम बस बैच ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भैया बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, हम दूसरों से अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम सारी चीजें पढ़ा देंगे, हम सारे टाइप के क्वेश्चन करा देंगे, आपके लिए खुद डीपीपी के सोल्यूशन बना देंगे, मगर ये सब सिलेक्शन में तभी कन्वर्ट होंगे जब आप भी हमारे साथ मेहनत करोगे। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मगर सभी को करनी पड़ेगी। चलिए, चलो अब क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है?
अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे इन सारी बातों का ध्यान रखें, सारे बच्चे इन सारी बातों का ध्यान रखें, ठीक है। अब जरा सब लोग आ जाओ। हाँ, अब देखो लास्ट क्लास में मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफिनीशन बता दी थी, इसका सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब इसके क्वेश्चन कराने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चन, जैसे आपको पता हो ये किस तरह से काम करेगा, जैसे आपको पता हो कि ये किस तरह से काम करेगा। तो देखो अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चन बाकी थे, वो करा रहा हूं। प्रिंस, होमवर्क, कोई होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कल? कल क्या कोई होमवर्क में क्वेश्चन दिया था? हाँ, यदि कोई क्वेश्चन दिया था तो फिर आंसर भी देता हूं, ठीक है। आओ, हाँ उसका आंसर भी बता दूंगा, क्वेश्चन बता देना मेरे को। यस दिया है, ठीक है, कर लेंगे। अब आओ सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने आपको पढ़ाया कि इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है एक्चुअल मोल का रेशियो होता है, मोल का रेशियो होता है। ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एटम के एक्चुअल मोल का रेशियो होता है। फिर मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो n इंटू इंपीरिकल फार्मूला होता है। मतलब इंपीरिकल फार्मूला में आप एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। वो होल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वो जीरो नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। और यदि इस n की वैल्यू निकालनी हो तो आप निकालोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट, इंपीरिकल फार्मूला का वेट। इसको मैं इसके नीचे ले गया, तो जब डिवाइड कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब इस बात को हम लोग अप्लाई करके दिखाते हैं। ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी थी, चैट बॉक्स में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सारे बच्चे मिलके। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन कितना है? 4.07%। 24.27% कार्बन, ये देखो 71.65% क्लोरीन, ये क्लोरीन। ऐसे इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 98.96। व्हाट इज इज इंपीरिकल फार्मूला? तो सबसे पहले हम इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालेंगे। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? एटम के मोल का रेशियो। एटम के मोल कैसे बनाए जाते हैं? मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो ये बन गया हाइड्रोजन का मोल, ये बन गया कार्बन का मोल, ये बन गया क्लोरीन का मोल। अब इसका रेशियो निकालो, अब इसका रेशियो निकालो। 12 दूनी 24, 0, 12 दूनी 24, 35 दूना 70, तो 35 दूना 70 पॉइंट वाइज 2, तो ये 71 हुआ, 71, 0, 71 लगभग। अब रेशियो किसमें होना चाहिए? रेशियो जो निकले वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए और साथ साथ में मिनिमम होना चाहिए। तो इसको होल नंबर बना, देखो ये होली नंबर है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो मिनिमम बनाने के लिए, इसको 2 से डिवाइड कर दो मिनिमम बनाने के लिए। तो ये आ गया 2:1:1। तो कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और क्लोरीन कितना है? 1। ये आ गया इंपीरिकल फार्मूला। ये क्या आ गया बच्चों? इंपीरिकल फार्मूला आ गया।
CH2Cl। अब इंपीरिकल फार्मूला मिल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा। कैसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। यदि N की वैल्यू मिल जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब N की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो N की वैल्यू निकाली जाती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। अब दोनों का लिखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट ये लिखा है 98.96। इंपीरिकल फार्मूले का वेट आप निकाल लो। इंपीरिकल फार्मूला क्या है? ये इसका वेट कैसे निकलेगा? एक कार्बन है 12, 2 हाइड्रोजन है 2, एक क्लोरीन है 35.5। तो ये बच्चों कितना हुआ? जरा सम करो। 35.5, 14 इसमें जोड़ दो तो इसमें सीधा 15 जोड़ दो, तो 35 में 15 जोड़ोगे 50 हो जाएगा। एक कम कर दो 49.5, तो ये आ गया 49.4। तो ये अप्रोक्सीमेट 2 आ गया, ये अप्रोक्सीमेट 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, आपने N की वैल्यू डाल दी तो N का जब इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 4 और Cl हो गए 2। ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4Cl2, C2H4Cl2। तो ये आया हमारा इंपीरिकल फार्मूला और ये आया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये नीट 2023 में पेपर में क्वेश्चन आया था, नीट 2023 के क्वेश्चन है। तो कैसे निकालोगे ये बात समझ गए? हाँ, साजिद खान बेटा तुम्हें मन करे पढ़ाई करने का तो करो, नहीं तो आराम से घर में बैठ के चाय पियो। सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो यार मरीज कौन बनेगा, कंपाउंडर कौन बनेगा, है ना? नहीं तो आराम से बैच में सही से पढ़ो, नहीं तो मैं ब्लॉक करा दूंगा तुम्हें। तो बात समझ गए कैसे क्वेश्चन को करना है? बात समझ गए कैसे क्वेश्चन को करना है? क्या है इंपीरिकल फार्मूला? क्या होता है इंपीरिकल फार्मूला? एटम के मोल का रेशियो होता है। जब इंपीरिकल फार्मूला निकल आया तो इंपीरिकल फार्मूला निकल आया तो इंपीरिकल फार्मूले का वेट भी निकल आया। ये देखो, N की वैल्यू निकाल के डाल दी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल आया। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन आपने किया है। मैंने कहा हाँ, तो बच्चों ने कहा हम भी तो क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक क्वेश्चन हमारे लिए भी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन में लिख रहा हूं, बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ भाई निकालो, निकालिए आंसर। यस, जल्दी निकालो भाई। हाँ, यस यस यस। नीतू पहले अच्छे से क्वेश्चन कर लो, समझ लो। अब देखो, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन 92.63%, हाइड्रोजन 7.7% अप्रॉक्स। कैलकुलेट इंपीरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। If molecular weight of hydrocarbon is 78, then find out molecular formula. तो भाई पहले इंपीरिकल फार्मूला निकालो। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? एटम के मोल का रेशियो। एटम के मोल बनाओ, मास अपॉन एटॉमिक वेट, मास अपॉन एटॉमिक वेट। तो ये आया 1,
ये आया 7.7, इसको भी डिवाइड करोगे आएगा 7.7, 12 सत्ते 84, फिर 12 सत्ते 84 करोगे तो 8 बचा, फिर 12 सत्ते 84। अब इसको होल नंबर बनाने के लिए जो मिनिमम वैल्यू है उससे डिवाइड करो, तो ये आया 1:1। इसका मतलब इंपीरिकल फार्मूला जो आ गया वो आ गया CH। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक n की वैल्यू ना मिल जाए, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो n की वैल्यू निकलेगी मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला 78, मास ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला क्या है ये, तो इंपीरिकल फार्मूला का मास क्या बना, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 13, ये देखो, तो ये कितने बार गया, 6 बार, n की वैल्यू 6 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू बना ये, तो ये बना C6H6, बेंजीन आंसर बना C6H6। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अब देखो एक बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस बच्चे ने पुरानी बातें याद कर रखी हैं, मतलब रिवाइज कर रखी हैं, जो मैंने पिछली 2-3 क्लासों में पढ़ाया है, उस बच्चे का क्वेश्चन तो जल्दी आ जाएगा, पेन चलाते ही आ जाएगा, नहीं तो वो बच्चा क्वेश्चन करने में फंसेगा। और ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और मैं आपको कह रहा हूं ये किसी ना किसी दिन पेपर में मिलेगा, अब वो आज हो या कल हो, आज हो या कल हो, ये पेपर में मिलेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये फ्यूचर क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी आपको पेपरों में भी मिलेगा। अब कब मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पेपर नहीं बनाता हूं, मैं कोई नीट का पेपर नहीं बनाता, मगर अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब कुछ सिलेबस के अंदर है, और टफ भी है, टफ क्वेश्चन है, लेवल अप क्वेश्चन जिसको कहते हैं वही है ये। देखो, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ओनली, इसका मतलब जो गैस है उसके पास क्या क्या है, सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर and no other product, a volume of 10 liter, a volume of 10 liter, measure at STP of this welding gas is found to be weight 11.6 gram. A volume of 10 liter measure at STP of this welding gas found to be weight 11.6 gram. The empirical formula, molecular mass and molecular formula will be respectively. अब देखो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो तो काफी टफ है, आपको लग रहा है पता नहीं क्या क्या दे रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, मगर यदि आप कॉन्सेप्चुअली सोचोगे ना तो यार इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। क्या मैंने तुम्हें यह पढ़ाया है, और जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि 1 मोल में कितना मास होता है, 1 मोल में कितना मास होता है, बताओ भाई सब लोग, 1 मोल में कितना मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, Na नंबर होते हैं। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी, गैस का वॉल्यूम पढ़ाया है। यस, ये सारी बातें पढ़ाएंगे।
अच्छा, मैंने ये भी पढ़ाया है कि आपको क्वेश्चन कराया है, यदि आपको याद हो तो 22.4 लीटर गैस कितना मास ऑक्युपाई करेगी? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। 22.4 लीटर गैस कितना मास ऑक्युपाई करेगी? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। ये बात सही है, ये बात सही है। बस यहां बताओ सब लोग, यहां पे कोई कंफ्यूजन है? एक मोल के पास मास कितना? मॉलिक्यूलर मास। एक मोल के पास नंबर कितने? अवोगाड्रो नंबर। एक मोल के पास वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। तो ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए भी सी के बराबर होगा। तो 22.4 लीटर गैस कितना मास ऑक्युपाई करती है? 22.4 लीटर आइडियल गैस एसटीपी पर कितना मास ऑक्युपाई करती है? 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर कितना मास ऑक्युपाई करती है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अब ये देखो, ये पढ़ो, ये जो जितना दिया है वो सब फर्जी है, आप छोड़ दो, आप सिर्फ यहां से पकड़ो। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट इतना। 10 लीटर गैस का वॉल्यूम, 10 लीटर गैस कितना मास ऑक्युपाई करती है? इतना मास। तो 22.4 लीटर गैस कितना मास ऑक्युपाई करेगी? 22.4 लीटर गैस जितना भी मास ऑक्युपाई करेगी वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड होगा। इसको करो, इसको मल्टीप्लाई करो। 11.6 इंटू 22.4, ये आ रहा है 26 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेल्डिंग गैस इज 26। क्या ये बात सही है? सबको बताओ, सब लोग आंसर दें, क्या ये बात सही है? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? अरे मुन्ना, हां या ना बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा रखे हैं सीएचडी में, और मैंने यही कहा है कि इनको रिवाइज बहुत अच्छे से करो। 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर जो मास ऑक्युपाई करेगी उस मास को ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कहा जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 26, तो ये आंसर गलत हो गया। इनके हिसाब से मॉलिक्यूलर मास 30 है, ये आंसर गलत हो गया। इनके हिसाब से मॉलिक्यूलर मास 30 है। अच्छा, जब मॉलिक्यूलर वेट 26 है तो मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ने पे 26 आना चाहिए। इसका मॉलिक्यूल क्या है? ये। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये। अब इसको जोड़ो तो क्या 26 आ रहा है? 12 दूनी 24 और 4 28। 12 दूनी 24 और 2 26। तो ये गलत है। यदि मॉलिक्यूलर वेट 26 है तो फार्मूला से 28 क्यों आएगा? फार्मूला से भी 26 ही आएगा ना यार। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। जब मॉलिक्यूलर वेट 26 है तो फार्मूला से भी 26 आएगा, फार्मूला से 28 तो आएगा नहीं। इसका मतलब डी भी आंसर गलत है। तो आंसर कौन सा सही है? सी। आंसर कौन सा सही है? सी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो वो मेरे रिश्तेदार है और ना मैं पेपर बनाता, मगर मुझे ये पता है कि ये कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा टफ क्वेश्चन है, और साथ में हमारे सिलेबस के अंदर है, नीट की बैक एक्सरसाइज है। तो ये आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता। ये जेई में आ चुका है, जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में कब आएगा नहीं पता, जल्दी आएगा। कर लोगे? कर लोगे सब लोग? सब लोग कर लेंगे? सबको समझ में आया कैसे करना है? हाँ, सैंटनी कह रही है सर रिपीट कर दो। सैंटनी कह रही है रिपीट कर दो। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सब लोग सोचो। देखो, क्वेश्चन में कहा गया वो लैंग्वेज है, वो मतलब हमको डराने के लिए भोकाल बना रहा है, हमको डराने के लिए क्या है, औरा बना रहा है, भोकाल टाइट कर रहा है अपना, कि एक वेल्डिंग गैस है
जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उसको जब जलाया जाता है तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इतना वाटर बनता है, जैसे हम लोग डरते रहे और 10-12 लाइनें हो जाए, 10-12 लाइनें हो जाए तो लेंथी क्वेश्चन हो जाए, हम डर जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने अपना धीरे से फुंतुड़ू छोड़ दिया, धीरे से अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी ऑफ दिस गैस इज फाउंड टू बी वेट इतना। 10 लीटर एसटीपी पर गैस का वेट इतना है, 10 लीटर एसटीपी पर गैस का वेट इतना है, तो 22.4 लीटर एसटीपी पर गैस का वेट कितना होगा, इतना। 22.4 लीटर गैस जो भी वेट ऑक्युपाई करती है उसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बोला जाता है। 22.4 लीटर गैस जो भी वेट ऑक्युपाई करेगी उसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बोला जाएगा। तो 10 लीटर इतना ऑक्युपाई करती है तो 22.4 लीटर कितना ऑक्युपाई करेगी, इतना। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ रहा है, 26। तो ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसमें 30 निकल के आ रहा है, इसमें 30 निकल के आ रहा है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट 26 निकला है, तो जब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो भी 26 निकलेगा, अलग अलग थोड़ी आएगा। ये लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिस्पेक्टिवली चल रहा है, इंपीरिकल फार्मूला, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा है, इसका मैंने वेट निकाला तो 28 निकल आया। इसका मतलब ये तो सही है मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गलत लिखा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट निकालो तो 26 आना चाहिए, यहां 28 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो जब ये भी गलत हो गया तो ये बचा, अब इसको चेक कर लो। इसका मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला, 26 निकला, तो ये इससे मैच कर रहा है, तो ये सही है, ये सही है कि नहीं। एक बच्चा कह रहा सब दोनों में 26 होता तो प्रभु ऐसा नहीं देगा, तो दोनों में 26 होगा, दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो जाएंगे, है ना। अब दोनों में 26 होगा ऐसा थोड़ी देगा, वो कोई आंसर निकालने का कोई ना कोई तो रास्ता देगा प्रभु। हाँ क्लियर है, क्लियर है। अब बच्चों हम बात करते हैं नई हेडिंग की। नई हेडिंग का नाम क्या है जरा देखो, नई हेडिंग का नाम है कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन। तो बच्चों आ जाओ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है जरा देखो, गौर से बातों को समझेंगे और पढ़ेंगे। देखो कंसंट्रेशन टर्म एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में दिए हैं, मगर कंसंट्रेशन के बगैर मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा आगे वाला, तो मैं कंसंट्रेशन यहीं पे पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म यहां पे पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। किससे किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ऐसे इन जनरल सॉल्यूट किसको बोलते हैं, बताओ भाई, सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। इन जनरल सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो स्मॉल अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में हो। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो लार्ज स्केल में हो, लार्ज अमाउंट में हो, या फिर सॉल्यूशन जिसका नेचर एक्वायर करता है। जैसे हमारा सॉल्वेंट क्या है, हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और जब मैंने उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो वो दिखने में कैसा लग रहा है, लिक्विड जैसा, तो सॉल्वेंट हमारा कौन होगा, लिक्विड होगा। जैसे पानी, पानी में आप शक्कर डाल दो और घोल दो, वो दिखने में कैसा लगता है, शक्कर जैसा लगता है, चीनी जैसा लगता है कि पानी जैसा लगता है, पानी जैसा लगता है।
तो सॉल्वेंट कौन है? पानी है। सॉल्यूशन जिसका नेचर एक्वायर करता है उसको भी सॉल्वेंट कहते हैं। मान लो दोनों बराबर है, चीनी हमने ली 100 ग्राम, पानी भी हमने 100 ग्राम लिया। अब सॉल्वेंट कौन? तो 100 ग्राम चीनी में जब 100 ग्राम पानी मिलाओगे तो वो दिखेगा कैसा? पानी जैसा। तो सॉल्वेंट कौन है? पानी। सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो सॉल्यूशन जिसका नेचर एक्वायर करता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं जब दोनों के अमाउंट बराबर हो। तो सॉल्यूशन जिसका नेचर है ना लेता है, सॉल्यूशन जिसका नेचर लेता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं जब अमाउंट बराबर हो। जब अमाउंट क्या हो? बराबर हो। मैंने एग्जांपल डाल दिया आपको। आप क्या करो, पानी ले लो 500 ml और 500 ml नमक ले लो और डाल दो और फिर उसको मिक्स करते रहो। अब जो सॉल्यूशन बना उसमें सॉल्वेंट कौन है? क्योंकि दोनों का अमाउंट बराबर है, 500 ग्राम 500 ग्राम। तो सॉल्यूशन यदि लिक्विड दिखे तो सॉल्वेंट पानी है, सॉल्यूशन सॉलिड दिखे तो सॉल्वेंट नमक है। मगर वो सॉल्यूशन कैसा दिखता है? पानी जैसा। तो सॉल्वेंट पानी है। तो पहली बात निकल के आई कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक को सॉल्यूट कहते हैं, एक को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट उसको कहते हैं इन जनरल जो स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है। जनरली हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होगा। जनरली हमारे पास सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा। तो बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन दे दो। मैंने कहा क्वेश्चन दे देता हूं। सब लोग बताएंगे मुझे 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ml वाटर। सेलेक्ट solvent in given solution. A glucose, B water, C both। बताओ भाई इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है? सारे बच्चे अच्छे से बताएं कि इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन होगा। 10 ग्राम ग्लूकोज को 5 ग्राम 10 ग्राम ग्लूकोज को 50 ml वाटर में डाला गया है। तो मुन्ना सॉल्वेंट बताओ कौन होगा? अब देखो ये 10 ग्राम है और ये 500 ml है। 500 ml का मतलब 500 ग्राम। 500 ml का मतलब 500 ग्राम। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो ज्यादा कौन है? लार्ज स्केल में कौन है? वाटर है। तो वाटर क्या होगा? वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो हमें जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए हमें जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। देखो हमारे पास है एक सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को हम किसमें पुट कर सकते हैं? भाई सॉल्यूट की वैल्यू आप किसमें ले सकते हो? तो आप सॉल्यूट की वैल्यू ले सकते हो मास के फॉर्म में, सॉल्यूट की वैल्यू ले सकते हो मोल के फॉर्म में, सॉल्यूट की वैल्यू ले सकते हो वॉल्यूम के फॉर्म में। भाई किसी चीज की वैल्यू किसके फॉर्म में बताओगे? जैसे ये पानी है, आप क्या कहोगे? या तो पानी को मास के फॉर्म में बोलोगे कि भाई ये 100 ग्राम पानी है, या बोलोगे ये 100 ml पानी है, या बोलोगे ये 10 लाख मोल पानी है। ऐसा ही तो बोलोगे। तो या तो आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट को किस में लिख सकते हो? मास में लिख सकते हो, या मोल में लिख सकते हो, या वॉल्यूम में। इसी तरह सॉल्वेंट भी किस में लिखा जा सकता है? या तो मास में लिखा जा सकता है या मोल में लिखा जा सकता है।
या वॉल्यूम में लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने बहुत तरह के कंसंट्रेशन टर्म बनाए हैं। तो एक एक करके उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म को लेना है। वाटर और अल्कोहल में बेटा सॉल्वेंट वो होगा जो लार्ज स्केल में होगा। वाटर लार्ज स्केल में है तो वाटर सॉल्वेंट है, और अल्कोहल लार्ज स्केल में है तो अल्कोहल सॉल्वेंट है। ठीक है, यदि सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो भी वो सॉल्यूट है, बस वो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। और हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर के, हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर के, ऐसे मिक्सचर जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो कम डिसॉल्व हो या ज्यादा डिसॉल्व हो। अब मुझे पढ़ाने दो। हाँ, नॉर्मलिटी में तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है, बिल्कुल आता है, वो भी पढ़ाएंगे। अब देखो जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट को या तो आप मास में मेजर करोगे या मोल में मेजर करोगे, वॉल्यूम में मेजर करोगे। उसी तरह से सॉल्यूट को भी इसी में मेजर करोगे और सॉल्वेंट को भी इसी में मेजर करोगे। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म आते हैं। तो उसी में से एक कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज। क्या टर्म है बच्चों? मास परसेंटेज। अब जरा सारे बच्चे गौर से सुने, एक एक करके मैं चीजों को पढ़ाना चालू कर रहा हूं, ठीक है। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज क्या होता है, जब आप, गौर सुनिए, जब आप सॉल्यूट को, ध्यान दीजिए सारे लोग, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मास में काउंट करते हो, दोनों को किस में काउंट करते हो? काउंट इन टर्म ऑफ ग्राम मतलब मास। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मास में काउंट करते हो तब तीन तरह के कंसंट्रेशन टर्म आते हैं। तब क्या होता है, तीन तरह के कंसंट्रेशन टर्म जनरेट होते हैं। एक मास परसेंटेज, एक पीपीएम और एक पीपीबी। तीन तरह के, एक मास परसेंटेज, एक पीपीएम, एक पीपीबी। ये पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। तो ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म कब डिफाइन है? जब सॉल्यूट को भी मास में लोगे और सॉल्वेंट को भी मास में लोगे। तो हम सपोज कर लेते हैं, अभी देखो मैं बेसिक ही बता रहा हूं, हम ये सपोज कर लेते हैं, सारे बच्चे समझिएगा, हम ये सपोज कर लेते हैं कि 1 जो आएगा वो सॉल्यूट के लिए आएगा। इसका मतलब यदि कहीं W1 लिखा है तो सॉल्यूट का मास, N1 लिखा है तो सॉल्यूट के मोल, V1 लिखा है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम, एसेट्रा। और 2 आएगा सॉल्वेंट के लिए। 2 किसके लिए आएगा बच्चों? सॉल्वेंट के लिए। W2 लिखा है तो सॉल्वेंट का मास, N2 लिखा है तो सॉल्वेंट के मोल, V2 लिखा है तो सॉल्वेंट का वैल्यूम। इतनी बात समझ गए? 1 किसके लिए मैंने डिफाइन कर दिया? सॉल्यूट के लिए। 2 किसके लिए डिफाइन कर दिया? सॉल्वेंट के लिए। क्लियर है? क्लियर है। अब मैंने माना कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट मैंने माना W1 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? W2 ग्राम है। ये देखिए, तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? दोनों का सम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? दोनों का सम। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो ऐसे। तो अब जरा देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब सॉल्यूट को भी मास के फॉर्म में लोगे, सॉल्वेंट को भी मास के फॉर्म में लोगे, तो तीन कंसंट्रेशन टर्म बनेंगे।
मास परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। अब कौन कैसे डिफाइन है, अब मैं ये लिखूंगा। अभी तो मैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लिख रहा था, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं। मैंने माना है कि सॉल्यूट का मास W1 है, सॉल्वेंट का मास W2 है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, दोनों का सम W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। सही है। अभी CHD भी देंगे। यस यस, अब मैं लिखूं, सही है, यस। तो चलो अब बेटा देखो, अब मैं आपको इसकी डिफिनीशन बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको मास परसेंटेज की डिफिनीशन बताने जा रहा हूं, अभी तक मैंने डिफिनीशन नहीं बताई है। गौर से देखो, गौर से देखिए, ये एक कंटेनर है, ये क्या है, एक कंटेनर, ऐसे। अब इसमें मैंने क्या किया, W2 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, W2 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, वो कोई भी हो सकता है, और W1 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया। ये मान लो सॉल्यूट आ गया, ये सॉल्यूट है, ऐसा। अब देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, कैसे चलेगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना मास ऑफ सॉल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। क्या, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लो और उसमें जितना मास ऑफ सॉल्यूट है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। सपोज करो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 10%। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 10%। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। डिफिनीशन ध्यान रखना, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। मैंने कहा देखना, 15 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 15 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताओ, सब लोग आंसर दो। 15 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मतलब मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बताओ, कितना आएगा आंसर, बताओ सब लोग, 15। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, सब लोग आंसर दीजिए। तो डिफिनीशन क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें जितना सॉल्यूट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें जितना सॉल्वेंट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। बस सिंपल सी बात है। डिफिनीशन सबको समझ में आई। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट पड़ा है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट पड़ा है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो यदि मैं कहूं तो डिफिनीशन क्या लिखोगे, टोटल मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की डिफिनेशन क्या होगी। अब देखो इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम। अच्छा 100 ग्राम को क्या लिख सकते हो, 100 ग्राम को लिख सकते हो 10 की पावर 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट पड़ा है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट।
अब इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखो तो देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जिसका मास परसेंटेज निकालना है, सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का मास ऊपर, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर लिखोगे, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की डिफिनीशन बताओ, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की डिफिनीशन बताओ, बताइए। यही डिफिनीशन है, यही डिफिनीशन है, बस आपको करना क्या है, बस सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिख देना है। यही डिफिनीशन है, ये लो, यही डिफिनीशन यहां चिपका दो। बस है कि नहीं? मैंने आपको क्या पढ़ाया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब फार्मूला क्या होगा, तो भाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला क्या होगा, जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 100। बस। तो क्या हुआ, मैं पूछूं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताओ, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट है कि नहीं? फार्मूला कैसे याद रखोगे, जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बच्चों ने कहा कि सर, मैंने कहा क्या, बच्चों ने कहा सर पढ़ाते पढ़ाते आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा एक नहीं दो याद रखूंगा, कि आप जो है आप इसके साथ साथ सीएचडी भी लिखाते रहिएगा। मैंने बिल्कुल लिखाते रहेंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को कर लो फिर सीएचडी लिखाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको किसका मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है। तो भाई जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर, बेंजीन का मास क्या है ये, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया ये इनटू 100। डायरेक्ट लिख दिया, समझ पाए, डायरेक्ट लिख दिया, समझ पाए। जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया यार 2200 डिवाइडेड बाई 144, तो 2200 डिवाइडेड बाई 144 15.3 आ गया। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना आया, 15.3। अच्छा, अब किसका निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 84.7।
जरा बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। दो चीजों से मिलके बना है, दो चीजों से मिलके बना है, एक बेंजीन और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर? अच्छा, अब जरा इन दोनों के मास परसेंटेज को जोड़ो, इन दोनों के मास परसेंटेज को जोड़ो तो देखो 100 आएगा, 100 आएगा। चेक करो, 85 प्लस 15 100। इसका मतलब समझ पाए, जब दो चीजें हैं तो एक का मास परसेंटेज यदि 15 है तो दूसरे का अपने आप 85 है, यदि एक का मास परसेंटेज 40 है तो दूसरे का अपने आप 60 है, क्योंकि मास परसेंटेज का सम कितना होता है 100। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास परसेंटेज का सम 100 है, तो यदि कोई एक निकल आया तो दूसरा अपने आप हमें पता चल गया, यदि कोई एक निकल आया तो दूसरा अपने आप पता चल गया। यदि सॉल्यूट 40% है तो सॉल्वेंट 60%, यदि सॉल्यूट 30% है तो सॉल्वेंट 70%, क्योंकि सम कितना आना है 100। तो अब हम जरूरी नहीं है कि इस चीज को निकालते, वो तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए निकाला है, नहीं तो सॉल्यूट कहा गया था 100 से माइनस कर देते, सॉल्वेंट कहा जाता। क्लियर? क्लियर। बच्चों की डिमांड है कि सर सीएचडी भी तो लिख दो, तो चलो आज का सीएचडी लिखना चालू कर रहा हूं। आज की क्लास का सीएचडी अब चालू हुआ है। देखो बच्चों अच्छे से देखना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताओ क्या होता है? तो आपको पता है सीएचडी में सब लिखा होता है, क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, शॉर्टकट में लिखा होगा इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। फार्मूला क्या है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का? जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? अच्छा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की डेफिनेशन बताओ। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट वो क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का मास है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का मास है। सही है? अब निकालोगे कैसे? जिसका मास परसेंटेज निकालोगे, मास परसेंटेज किसका निकाल रहे हो? सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? क्लियर है? यस। अब जरा देखो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, इसी में अब मैं दो कॉन्सेप्ट और लिख रहा हूं। दोनों के मास परसेंटेज का सम कितना होगा? हमेशा 100। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, इनका सम हमेशा कितना होगा? 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है एक का परसेंटेज दिया है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन है। इसका मतलब क्या है? एक का परसेंटेज दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है। इसका मतलब ये होता है भाई, यदि एक 30% तो दूसरा 70%, एक 20% दूसरा 80%, एक 10% दूसरा 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि एक का भी मास परसेंटेज दिया है तो दूसरे का अपने को पता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट गौर सुनना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज, ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन में काम आएंगे। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। मास परसेंटेज का रेशियो उनके मास के रेशियो के बराबर होता है। जो उनके मास का रेशियो है वही मास परसेंटेज का रेशियो है। चेक करो, इसको इससे डिवाइड करो, जब उसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन तो दोनों के लिए सेम है, 100 से 100 कट जाएगा, तो W1 डिवाइडेड बाय W2। तो मास
परसेंटेज का वही रेशियो होता है जो मास का रेशियो होता है। दोनों के रेशियो आपस में बराबर है। तो मैं क्वेश्चन घुमाने के लिए कभी कभी बोलूंगा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रेशियो इफ रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज गिवन 2:3। तो जो मास परसेंटेज का रेशियो वही मास का रेशियो। कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है? जो मास परसेंटेज का रेशियो होगा वही मास का रेशियो होगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये देखो, दोनों को डिवाइड करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों को डिवाइड करो। क्लियर है? क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? दोनों के मास परसेंटेज का सम 100 के बराबर होगा। मास परसेंटेज का रेशियो वही होगा जो उनके मास का रेशियो होगा। सही है? सही है। एक और चीज, वो मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं, फिर लिखा रहा हूं। वो मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं, फिर लिखा रहा हूं। मगर उससे पहले एक क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे थोड़ा सा मजा आ जाए, मां और जा आ जाए। चलो भाई, सारे बच्चे जिद कर रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सभी बच्चे जिद कर रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, ध्यान से देना। मुन्ना मुन्ना बहुत मस्ती चल रही है? पढ़ाई पे ध्यान दो। आंसर दो इसका। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेशियो, ये एन नहीं है, इन सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 2:3। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखो, मास परसेंटेज का रेशियो दिया है, मास परसेंटेज का रेशियो दिया है। अब मास का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या होगा? जो मास परसेंटेज का रेशियो वही मास का रेशियो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि मास परसेंटेज का रेशियो 2:3 है तो मास का रेशियो भी 2:3 होगा। मास का रेशियो भी 2:3 होगा, 2:3 होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा गौर से समझो एक और कॉन्सेप्ट। वो क्या कर सकता है? हमें डायरेक्ट मास ना देके हमें फंसा सकता है। तो जब डायरेक्ट मास नहीं देगा तो क्या देगा? तो कुछ तो देगा ही। तो गौर समझो, डेंसिटी मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, फिर पढ़ा रहा हूं, मोल में भी पढ़ाया है, ध्यान रखना। डेंसिटी क्या काम करती है? डेंसिटी मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने का काम करती है। कन्वर्ट करने का काम करती है। D = m/v, तो m = v × d। जिसकी डेंसिटी उसी का वॉल्यूम उसी का मास, जिसकी डेंसिटी उसी का वॉल्यूम उसी का मास। तो जब भी कहीं पर डेंसिटी दी होगी तो डेंसिटी का काम क्या होगा? वो मास को वॉल्यूम बनाएगा, वॉल्यूम को मास बनाएगा। और क्वेश्चन को टफ करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। जैसे बच्चों ने जिद की तो मैंने कहा लो भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार जरा पेज की सेटिंग कर ले। अब इस क्वेश्चन को करो। देखो, 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml, ये देखो ml लिखा है, 100 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन at 300 Kelvin temperature. If the density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate mass percentage of NaOH. अब यार जिसका मास परसेंटेज निकालोगे, मास परसेंटेज किसका निकालना है? NaOH का। तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH, तो मास ऑफ NaOH
मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ सोल्यूशन तो दिया ही नहीं है, आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है। देखो 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml दिया है ऑफ वाटर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया है 100 ml, और यहां पे हमें मास रखना है, वॉल्यूम नहीं रखना है। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, जब भी कहीं डेंसिटी दी है तो वो क्या कर रहा होगा, या तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के काम आएगा या मास को वॉल्यूम में। मोहित कह रहा है सर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। प्रभु ये सोल्यूशन है, वाटर की 1 होती है, सोल्यूशन की 1 थोड़ी होती है। प्योर वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये प्योर वाटर का वॉल्यूम है क्या, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तो डेंसिटी भी सोल्यूशन की लगेगी, वाटर की नहीं लगेगी, वाटर तो सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, है कि नहीं। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम ml कट गया, तो 120 ग्राम क्या आ गया, सोल्यूशन का मास आ गया। 120 ग्राम क्या आ गया, सोल्यूशन का मास, और यहां क्या रखना है, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट 20, मास ऑफ सोल्यूशन 120 इंटू 100, तो ये आया 50 डिवाइडेड बाई 3, तो 16 दशमलव समथिंग आएगा। कहीं है 16 एक बार देखना कहीं मैंने गलत कर दिया क्या, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, क्योंकि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। समझ गया आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहां पे सिली मिस्टेक हो गई है। सिली मिस्टेक क्या हो गई है, जो टाइपराइटर है उन भैया ने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया है। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में आप ऐसे आंखों में करते ना तो दिख जाता, आपको मन की आंखों से देखना था, और मन की आंखों में तुम्हारे बड़ा मैल भरा है मक्का लौटो। देखो तो ये आ गया, बात समझ पाए कैसे किया क्वेश्चन को। डेंसिटी का काम हमें 3, हाँ डेंसिटी का काम हमेशा क्या होगा, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। मुन्ना मुन्ना सही है कि नहीं, मुस्कान रॉन्ग कह रहे हैं। मुस्कान बेटा क्या दिक्कत आ गई, बताओ 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 बेटा, मुस्कान बताओ बताओ बताओ। टेम्परेचर का कोई काम नहीं है प्रभु, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। कर लोगे अच्छा तो ये बात समझ गए, सारा कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग। यदि सब लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इसका आंसर दो सारे लोग। इसका आंसर दो, मास परसेंटेज ऑफ NaOH पूछ रहा है, तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH इक्वल टू, तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये किसका मास दिया है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास है डायरेक्ट। तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट है
वो मास परसेंटेज एब्सोल्यूट है। आप चाहें तो डायरेक्ट डेफिनेशन से भी निकाल सकते थे। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है वही मास परसेंटेज एब्सोल्यूट है। अब डेफिनेशन से निकालो तो फार्मूले से निकाल दो। अच्छा, अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा। पीपीएम ये क्या होता है, अब इसको बताते हैं। गौर से देखो, सब लोग डेफिनेशन समझिएगा। गौर सुनना। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है उसको क्या बोलते हो? सब लोग नाम बताओ, डेफिनेशन नाम बताओ। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है उसे क्या बोलते हो? अरे प्रभु हरि ओम, ये दूसरा क्वेश्चन है। हरि ओम, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग है। वो कह रहा है 120 ग्राम सोल्यूशन आया था ना सर। प्रभु बीच में सो जाते हो क्या? 120 ग्राम सोल्यूशन दूसरे क्वेश्चन में आया था, यहां तो 100 ग्राम सोल्यूशन दिया है। वो ये अलग क्वेश्चन है। प्रभु जागते रहा करो। ये देखो, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। अब देखो, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट होता है उसे क्या कहते हो? मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। अब बस सोल्यूशन क्या करो, 100 ग्राम ना लो। कितना लो? 10 लाख ग्राम लो। कितना लोगे? 10 लाख ग्राम। तो 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है उसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। 10 लाख ग्राम का मतलब होता है 10 की पावर 6 ग्राम। 10 की पावर 6 ग्राम। तो इसी वजह से मैंने तीनों डिफिनीशन एक लाइन से पढ़ाई है, क्योंकि एक डिफिनीशन आ गई तो दूसरी अपने आप आ गई। क्यों? 100 ग्राम सल्यूट में, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है पार्ट पर मिलियन। सिंपल सा है। 10 लाख ग्राम का मतलब 10 की पावर 6 ग्राम। तो मैंने बोला 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में, 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में 12 ग्राम सल्यूट है, तो पीपीएम आप सल्यूट बताओ। पीपीएम बताओ। 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में 12 ग्राम सल्यूट है, तो पीपीएम आप सल्यूट बताओ। बताइए कितना आएगा? पीपीएम आप सल्यूट बताओ। 12। क्योंकि 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में जो भी सल्यूट होता है उसे पीपीएम कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 10 की पावर 6 ग्राम या 10 लाख ग्राम। सॉल्यूशन निकालोगे कैसे? बिल्कुल उसी तरह से। पीपीएम इक्वल टू क्या? जिसका पीपीएम निकालना है उसका मास ऊपर, मास ऑफ सल्यूट, वही फार्मूला है। मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, मतलब W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। सही है? क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? तो डिफिनीशन समझ पाए? क्या डिफिनीशन है? क्या डिफिनीशन है? देखो, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है पीपीएम। 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है पीपीएम। 10 लाख ग्राम का मतलब 10 की पावर 6। तो फार्मूला क्या आया? ये आया। फार्मूला क्या आया? ये आया। अब पीपीबी, पीपीबी क्या होता है जरा बताओ? पीपीबी पार्ट पर बिलियन। अब ये देखो क्या होता है। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है
पीपीएम। अब पार्ट पर बिलियन क्या होता है? 10 की पावर 9 ग्राम सोल्यूशन में, 10 की पावर 9 ग्राम सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसे पीपीबी कहते हैं, पार्ट पर बिलियन। अब 10 की पावर 9 कितना बोला जाता है? 10 की पावर 6 को आपने बोला 10 लाख, तो एक जीरो और बढ़ाओ, 1 करोड़ हो गया। एक जीरो और बढ़ाओ, 10 करोड़ हो गया। एक जीरो और बढ़ाओ, 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे पार्ट पर बिलियन बोलते हैं। 100 करोड़ ग्राम, ओए भाई, 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे पार्ट पर बिलियन बोलते हैं। और 100 करोड़ का मतलब 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन। तो बस लिख दो, तीनों डिफिनीशन एक जैसे है। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 की पावर 9 ग्राम या 100 CR ग्राम सॉल्यूशन। क्या होगा? पी पी बी, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9, इंटू 10 की पावर 9। अब बताओ जरा, अब आप लोग बताइए, पीपीएम और पीपीबी किसके लिए यूज करते हैं? पीपीएम और पीपीबी वहां पे यूज करते हैं जहां पर सॉल्यूट क्या हो, निग्लेजिबल। वहां पर हम कंसंट्रेशन पीपीएम और पीपीबी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं? पीपीएम और पीपीबी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब एयर है, एयर में इनर्ट गैस निग्लेजिबल है, एयर में इनर्ट गैस निग्लेजिबल है, तो एयर में इनर्ट गैस का कंसंट्रेशन हम पीपीएम या पीपीबी के फॉर्म में कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तीनों डिफिनीशन दिमाग में छपी कि नहीं? तीनों डिफिनीशन दिमाग में छपी कि नहीं? मुन्ना, सारे बच्चे बताएं, डिफिनीशन छपी? डिफिनीशन छपी कि नहीं छपी? बताइए। क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, पीपीएम। 100 करोड़ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, पीपीबी। 100 ग्राम में जितना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, पीपीएम। 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, पीपीबी। क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक बार जरा चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा कर दो। यदि सारी डिफिनीशन क्लियर है तो एक बार जरा चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा कर दो। यस 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 यस। हाँ, सीएसडी भी देंगे, पक्का सीएसडी देंगे बेटा मुन्ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जब आपने इतनी बातें लिख ली हैं तो जरा आप गौर से सुनो, सीएसडी पे चलते हैं। तो देखो भाई, पीपीएम क्या है, पीपीबी क्या है? पीपीएम क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, है ना? और पीपीबी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन, 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होता है? पीपीएम का फार्मूला होता है W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 की पावर 6। पीपीबी का फार्मूला क्या होता है? W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है? क्लियर है ये बात? दोनों फार्मूले भी लिख दिए, डिफिनीशन भी लिख दी। ये सीएसडी चल रहा है। अब देखो, सीएसडी में एक और बार लिख रहा हूं, गौर से समझिएगा। रिलेशन, अब इनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं? तो देखो,
अब आप रिलेशन देखिए, इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखो पीपीएम इक्वल टू क्या होगा, देखो बच्चों ये 10 की पावर 6 है। अब 10 की पावर 6 को आप क्या क्या लिख सकते हो, ये देखिए ये 10 की पावर 6 है, तो यार 10 की पावर 6 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यदि मैं ऐसा लिख दूंगा तो तुम बुरा थोड़ी मानोगे, यदि मैं ऐसा लिख दूंगा तो तुम बुरा मानोगे नहीं। अब जरा मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट का फार्मूला क्या है, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 की पावर 2। देखो पीपीएम इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट इंटू 10 की पावर 4। रिलेशन क्या आ गया, पीपीएम इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट इंटू 10 की पावर 4। आ गया कि नहीं आ गया, तो पीपीएम इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 4। अब पीपीबी इक्वल टू क्या आएगा, पीपीबी इक्वल टू, अब देखो पीपीबी को क्या लिख सकते हो, ये देखो पीपीबी का फार्मूला है, तो एक बार तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7, तो मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 7 रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एक बार हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो पीपीएम इंटू 10 की पावर 3, जब 9 को आपने लिख दिया 2 इंटू 7, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट इंटू 10 की पावर 7, और जब आपने इसको 6 लिख दिया तो ये क्या बन गया, पीपीएम इंटू 10 की पावर 3। तो देखो जब मास परसेंटेज में लिखोगे तो 10 की पावर 7, पीपीएम में लिखोगे तो 10 की पावर 3, ये रिलेशन आ गए। क्या ये सही है, सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखे, ये इनके बीच में रिलेशन है, ये इनके बीच में रिलेशन है। पीपीएम और पीपीबी जर्नली सल्यूट के लिए निकाले जाते हैं, सॉल्वेंट के लिए नहीं निकाले जाते। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत 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 ज्यादा है ना, क्योंकि उनकी वैल्यू लाखों में आएगी, करोड़ों में आएगी, इसलिए पीपीएम और पीपीबी सिर्फ सल्यूट के लिए निकाले जाते हैं, इसलिए पीपीएम और पीपीबी सिर्फ सल्यूट के लिए निकाले जाते हैं। यूनिट लेस क्वांटिटी है, तीनों की तीनों यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों, मास डिवाइडेड बाय मास है, कट गया, ये तीनों की तीनों यूनिट लेस क्वांटिटी है। भाई देखो मास डिवाइडेड बाय मास, तो ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम कट गया, ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम कट गया, ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम कट गया, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा अब मैं एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सारे बच्चे गौर से समझेंगे, गौर से समझेंगे। बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूं फिर आप करिएगा। बताइए, एक क्वेश्चन है, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट दिया है, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट दिया है 10%, पीपीएम दिया है 10 पीपीएम, और पीपीबी दिया है 10। अब मैंने कहा सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, मैंने कहा मास ऑफ सल्यूट सेम इन 3 सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन में मास ऑफ सल्यूट सेम है।
मास ऑफ सॉल्वेंट सेम इन थ्री सोल्यूशन, तीनों सोल्यूशन में मास ऑफ सॉल्वेंट भी सेम है। बोथ करेक्ट, नन। बताओ इसमें से क्या सही है, इसमें से क्या सही है, बताइए। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 10% है, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट है, 10। अच्छा, किसी का पीपीएम 10 है, इसका मतलब क्या है कि 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 10। किसी का पीपीबी 10 है, इसका मतलब क्या है, 10⁻9 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 10। तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, तीनों में सेम है। ये भी 10 है, ये सॉल्यूट का ही अमाउंट है। डिफिनीशन में क्या लिखा जाता है, डिफिनीशन में क्या लिखा जाता है, जरा बताना डिफिनीशन क्या है। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है। मैंने आपको पढ़ाया है कि 100 ग्राम में यदि 10 ग्राम सॉल्यूट है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10। 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है तो पीपीएम बताओ, 10। 10⁻9 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है तो पीपी बताओ, 10। तो मास ऑफ सॉल्यूट तीनों में सेम है। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट सेम है, नहीं। इसमें सोल्यूशन कितना है, इसमें सोल्यूशन 100 ग्राम है, इसमें 10⁻6 ग्राम है, इसमें 10⁻9 ग्राम है। तो जब सोल्यूशन सेम नहीं है तो सॉल्वेंट कैसे सेम होगा, क्योंकि सॉल्यूट सेम है ना। तो आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। तो यदि तीनों के कंसंट्रेशन सेम हो तो सॉल्यूट सेम होगा, और सॉल्यूशन सेम कर दिया गया तो फिर सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए हो, यदि तीनों के कंसंट्रेशन सेम है तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट सेम रहेगा। बात समझ पा रहे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट सेम रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। कॉन्सेप्ट में लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट में लिख देता हूं, ठीक है, जैसे आप गड़बड़ ना करो। इफ वैल्यू ऑफ मास परसेंटेज पीपीएम एंड पीपीबी is equal, it means mass of solute in solution also equal, इक्वल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनेंगे, रिलेशन पे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर क्वेश्चन बनेंगे।
आवाज आ रही है अब आप लोगों को? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस यस। तो बात समझ पाए क्या है? तो आप पीपीएम और पीपीबी निकालते समय मास ऑफ सॉल्वेंट को ही मास ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट में, पीपीएम और पीपी निकालते समय मास ऑफ सॉल्यूशन को ही मास ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। पीपीएम और पीपीबी निकालते समय मास ऑफ सॉल्यूशन को ही मास ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट बराबर होगा मास ऑफ सॉल्वेंट के। कब? पीपीएम और पीपीबी में। ये आप किस में ले सकते हो? पीपीएम और पीपीबी में। पीपीएम एंड पीपीबी में। यस। फिर से देख लो, एक बच्चा कह रहा सर रिपीट कर दो। देखो, कैलकुलेट द पार्ट पर मिलियन ऑफ SO2। SO2 का पार्ट पर मिलियन निकालना है इन 250 ml ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कंटेनिंग 4 × 10⁻⁻4 ग्राम ऑफ SO2। पीपीएम किसका निकालना है? SO2 का। तो सॉल्यूट कौन है? SO2। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 फार्मूला होता है। मास ऑफ सॉल्यूट रख दिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। क्यों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आया। जो सॉल्वेंट का मास वही सॉल्यूशन का मास। क्यों? क्योंकि पीपीएम और पीपीबी उनके निकाले जाते हैं जिनके मास ना के बराबर हो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को ही मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह रख दिया और सॉल्व कर दिया। अच्छा, टाइम हो गया है। ओह, मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया बच्चों, सॉरी, है ना, मैं पढ़ाता चला गया। एक्चुअल में आप लोगों के साथ जब लगते हैं ना तो पता ही नहीं चलता टाइम कब 2 घंटे निकल जाता है ना। इतने तो सीधे लगते हो, मक्कार कहेंगे। तो बहुत अच्छा है, टाइम पता नहीं चलता आप लोगों के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे पढ़ाएंगे। अभी पीपीएम और पीपीबी खत्म नहीं हुआ है, मतलब मैंने सब पढ़ा दिया है, मगर भी 1-2 तरह के क्वेश्चन कराने बाकी है ना, 1-2 तरह के क्वेश्चन कराने बाकी है, तो वो मैं करा दूंगा। तो कल की क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। पीपीएम के बाद वाले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाएंगे। आप डीपीपी नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो, आप डीपीपी नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो पूरी की पूरी, और कल डीपीपी नंबर 3 भी सॉल्व कर पाओगे। तो आप डीपीपी नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो, तो आप अभ्यास सीरीज की डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, वो पूरी सॉल्व कर पाओगे। उसका कंटेंट मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अभ्यास डीपीपी का कंटेंट मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप पूरा सॉल्व करिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा कल। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और मक्कारों क्लास के अंदर रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि डेली टेस्ट होते हैं और कल इसी चीज का टेस्ट लूंगा, है ना। डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन मैंने डाल रखे हैं, वीडियो सोल्यूशन भी है और टेक्स्ट सोल्यूशन भी है, जो मतलब जैसे ये है वैसे इसकी पीडीएफ भी है। कहां मिलेगी? जिस फोल्डर में तुम लेक्चर देख रहे हो उसी के बगल में एक फोल्डर है असाइनमेंट, उसी के बगल में एक फोल्डर है अदर वाले में जाओगे तो वहां पे मोल कॉन्सेप्ट के नाम का एक फोल्डर बना है, उसको क्लिक करोगे तो डीपीपी के लिंक, डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन के लिंक और डीपीपी के क्लास नोट्स, वो सारे वहां पे अपलोड है, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।